बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सभी दर्शकों का मैं अकील शेख अपने इस यूट्यूब चैनल माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमें पता है कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में अभी सद्य स्थिति में लॉकडाउन चल रहा है। इस वजह से सबसे ज़्यादा यदि किस क्षेत्र का नुकसान हुआ है तो वो है शिक्षा यानी एजुकेशन। इस लॉकडाउन ने हमारी संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से हिला दिया है। हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम रुक सा गया है। इन हालात में अपने बच्चों का जो शिक्षा प्रणाली है, जो शिक्षा है, इसे संतुलित करने के लिए, इसे सही रूट पे लाने के लिए कई संस्थाएं अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसी प्रकार ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन आइटा तालीम हमारी हर हाल में जारी इस लोगों के तहत शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों की शिक्षा संतुलित करने के लिए कार्य कर रही है। संपूर्ण महाराष्ट्र में भी इनका ये कार्य जारी है। इस विषय पर हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है MM रब्बानी जूनियर कॉलेज के केमिस्ट्री लेक्चरर श्री साजिद अहमद खान सर, जो कि आइटा के नागपुर जिला अध्यक्ष पद पर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपका हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक यह जानना चाहेंगे कि हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में 22 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगाया गया है, जो अभी तक चल ही रहा है। तो इस वजह से बच्चों की शिक्षा पे इसका क्या असर पड़ा है सर? बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इसकी पहल की। ये बात बिल्कुल सही है कि लॉकडाउन से सारी दुनिया में हर कोई इससे अफेक्ट हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा जिनका नुकसान हुआ है वो है आजकल के बच्चे, यानी हमारा एजुकेशन सिस्टम मैं कह सकता हूँ कि कोलैप्स हो गया है। स्कूलें बंद कर दी गई, सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद कर दिए गए, कोचिंग क्लासेस बंद कर दिए गए और बच्चों को घर में बैठा दिया गया। अब जबकि एजुकेशन देने वाले जितने सोर्सेज हैं उन सोर्सेज को ही आप बंद कर देंगे तो बताइए कि एजुकेशन किस तरह से जारी रख सकते हैं। बहुत सारे अल्टरनेटिव मेथड्स इसके लिए अडॉप्ट किए गए, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन के मोबाइल के द्वारा कुछ सीखा जाए, पढ़ा जाए। कुछ इंस्टीट्यूट्स इसके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी क्लासरूम टीचिंग का बदल कभी नहीं हो सकते। जी सर। जो 1-to-1 इंटरेक्शन होता है एक टीचर और एक बच्चे के दरमियान, दैट इज़ टोटली स्टॉप्ड, बिल्कुल बंद हो गया है। और 1.5 साल से लेकर बच्चों ने पढ़ना लिखना तकरीबन बंद कर दिया है, और इससे बड़ा कोई नुकसान किसी नेशन के लिए नहीं हो सकता। जी सर, हम सभी आज ये प्रभाव देख रहे हैं। सर, मेरा अगला प्रश्न है कि बच्चों का जो शिक्षा में जो नुकसान हुआ है लॉकडाउन की वजह से, स्कूलें बंद होने की वजह से, स्कूलें कॉलेजेस बंद होने की वजह से, आप इस नुकसान को ग्रामीण तथा शहरी विभागों में किस तरह देखते हैं सर? बहुत ही अच्छा सवाल किया है आपने। ये ग्रामीण और शहरी विभाग में हमेशा से एजुकेशन लेवल में कुछ ना कुछ फ़र्क रहता ही है ना। अब जो मैं ऑनलाइन की बात कर रहा था, ऑनलाइन एजुकेशन की, तो ये ऑनलाइन एजुकेशन के जो सोर्सेज हैं, यानी एक इसका पार्ट वो होता है जो स्कूल सिस्टम, जिसको हम कह सकते हैं कि जो इस तरह से ऑनलाइन या डिजिटल टीचिंग कर सकते हैं, और दूसरा पार्ट होता है इसका बच्चे जो उस डिजिटल एजुकेशन से कुछ सीखते हैं। तो सिटीज़ में यानी अर्बन एरियाज़ में इसके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही डेवलप्ड है और उन्होंने कुछ कोशिशें की है, लेकिन हमारा जो रूरल एरिया है जिसको हम ग्रामीण क्षेत्र बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र इससे पूरी तौर से वंचित है, क्योंकि
स्कूल्स में वो सिस्टम अवेलेबल नहीं है कि जिससे बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा सके। उसके बाद में जो ग्रामीण भाग के जो बच्चे होते हैं वो उनके पास ऐसे लेटेस्ट मोबाइल नहीं रहते हैं, नेटवर्क के प्रॉब्लम रहते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस जो पहले भी हुआ करता था, ये ऑनलाइन एजुकेशन से वो डिफरेंस कई गुना बढ़ गया है। और सबसे ज़्यादा इस चीज़ से अगर कोई अफेक्ट हुआ है तो वो रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं। अच्छा जी सर। बिल्कुल जी सर। रूरल एरियाज़ के बच्चे इस पूरे सिस्टम में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। अगर मैं प्रोग्रेस की बात कहूँगा तो अगर 30 से 40% अर्बन एरियाज़ में कुछ एजुकेशन चल रहा है, आई एम रिपीटिंग 30 to 40% एजुकेशन अर्बन एरियाज़ में चल रहा है, वहाँ भी 60 to 70% का लॉस है। लेकिन अगर हम वही परसेंटेज को ग्रामीण में देखेंगे तो 2 से लेकर 5% तक के ग्रामीण के बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। 95% आर बीइंग वेस्टेड, उनका पूरा नुकसान हो रहा है। जी सर। जी सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने भी। आपके जो मत है बिल्कुल सही है कि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। सर, जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है वो विविध स्तरों पर विभाजित है, जैसे प्राथमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर और हायर एजुकेशन। तो सर, आप इस विविध एज ग्रुप पे किस प्रकार असर हुआ है, आप इसे कैसा देखते हैं सर? बिल्कुल, ये भी एक अच्छा सवाल है कि यहाँ भी डिफ्रेंसिएशन हमको दिखता है। यानी जो अलग अलग एज ग्रुप के बच्चे हैं जी सर, उन पर ये ऑनलाइन एजुकेशन का और इस एजुकेशन से फ़ायदा उठाने का अलग अलग असर हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको एक प्रेशर रहता है कि हमको बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और कॉलेज स्टूडेंट भी इतने मैच्योर्ड हो जाते हैं कि वो ये ऑनलाइन एजुकेशन को ईज़िली हैंडल कर सकते हैं। लेकिन आप छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। पहली बात तो उनके पास मोबाइल तक उनकी अप्रोच नहीं होती, और जिन बच्चों को अगर मोबाइल दे दिया जाए तो मैं तो कहता हूँ कि उनके लिए ये उनके फ्यूचर को बर्बाद करने वाला एक ज़रिया होगा, क्योंकि वो मोबाइल के बारे में जानते हैं कि मोबाइल गेम खेलने के लिए है ना, और कुछ इंटरटेनमेंट के लिए और कुछ कार्टून वगैरह देखने के लिए होता है। उनको अगर बोला जाए कि इस मोबाइल के द्वारा आपको एजुकेशन लेना है तो सबसे पहले तो उनके माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा, जो कि बच्चों के साथ इतना आसान नहीं है। तो जहाँ पर मैं अर्बन एरियाज़ की बात करूँगा, रूरल एरियाज़ में तो आप इस बात को ज़ीरो कह सकते हैं कि रूरल एरियाज़ में छोटे बच्चों के लिए कुछ भी इसमें चांसेस नहीं है। अर्बन एरियाज़ में जहाँ पर हमारे लोग फाइनेंशियली अच्छे होते हैं और अवेयर होते हैं एजुकेशन से, तो जब अगर वो कभी मोबाइल पर ऑनलाइन सीख रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि पेरेंट्स में से दोनों में से कोई एक उस बच्चे के साथ वहाँ पे मौजूद रहे, वरना ना तो वो उन चीज़ों को सही तौर से ऑपरेट कर पाएगा और ना ही उसमें वो सिंसियर रहेगा। उसको तो लगेगा कि ये क्लास ऑन किया है, और क्लास ऑन करने के बाद बच्चा होता है, वो जो चाहे वो करेगा मोबाइल पर। और फिर वो क्लासरूम में जैसे बच्चे एक टीचर के मौजूदगी की वजह से डिसिप्लिन में रहते हैं, तो ऑनलाइन में आप डिसिप्लिन का क्या गुमान कर सकते हैं? जी सर, सही। आप सोच भी नहीं सकते कि आप ऑनलाइन पढ़ाते हुए अपनी क्लास को डिसिप्लिन रखोगे। बच्चा तो खेलता रहेगा, वो अपना माइक ऑन कर देगा, माइक ऑफ कर देगा, कभी वो जो टीचर का वीडियो चल रहा है उस वीडियो को भी ऑफ कर देगा, वो जो चाहे वो कर सकता है। और जो ज़्यादा होशियार बच्चे होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो स्क्रीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट में उनका क्लास चल रहा है जिसको उन्होंने म्यूट कर रखा है, और आधे पार्ट में वो अपना गेम खेल रहे होते हैं। तो छोटे बच्चों से हम कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ऑनलाइन एजुकेशन उनका फ़ायदा देगा, जब तक कि अगर 3 आवर्स का कोई क्लास चल रहा है तो उसके साथ में उसकी मदर यहाँ बैठी रहे, या फादर, या कोई बड़ा भाई बहन कोई बैठे रहे। अब सबके लिए टाइम का मसला है, तो ये छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही नुकसान हुआ है इसमें। बड़े बच्चे कुछ कर रहे हैं, बड़े बच्चे भी कुछ कर रहे हैं, और ख़ासतौर से एडोलेसेंस एज, आप जानते हैं कि एडोलेसेंस एज में भी बच्चों को कंट्रोल करना मुश्किल होता है।
तो वो भी उसका वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहा जितना होना चाहिए। जी सर। तो सर आपका ये मानना है कि इस लॉकडाउन से जो हमारी स्कूलें जो शालाएं बंद है उससे सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि हुआ है विविध एज ग्रुप के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्राथमिक शिक्षा पे ज़्यादा प्रभाव हुआ है। प्राथमिक पे सबसे ज़्यादा। तो सर ये हो गया हमारे एजुकेशन का जो हमारा नुकसान हुआ है आज तक और जो हो रहा है। तो सर ऐसे स्थिति में कोई ऐसी उम्मीद की किरण नज़र आती है कि सर कि जिससे हम अपने इस शिक्षा में होने वाले नुकसान को थोड़ा बहुत कम कर सके सर, प्लीज़। बहुत ही अच्छी बात कही आपने, उम्मीद की किरण। देखिए, इंसान है तो उम्मीद है। ईश्वर ने, अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि वो कितनी भी चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में अपने आप को मोल्ड करने की उसके अंदर कैपेसिटी होती है। हमने बहुत सारे ऐसे देखे हैं सिचुएशंस, और उन सिचुएशंस से हम बाहर भी आए हैं। तो उम्मीद की किरण तो बिल्कुल बाकी है, बस ये है कि अपने को अभी रिप्लानिंग करना होगा, दोबारा प्लान करना होगा कि हाउ टू कोप अप दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से हमको कैसे उबर कर बाहर आना है। तो जाहिर सी बात है, जो हमारी पहले जो प्रायोरिटीज़ थी कि हम ये कहते थे हमारे बच्चों के बारे में कि अगर हमने किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में उनका एडमिशन करवा दिया तो अभी हम थोड़ा बेफिक्र हो सकते हैं। अभी वो बेफिक्र होने का चांस ख़त्म हो गया है। अभी एज अ पेरेंट अपने को बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है कि हम उनको इस जो एजुकेशन स्ट्रीम है, जिसको शिक्षा का धारा हम कह सकते हैं, उससे उनको जोड़कर रख सकें। तो इसमें पेरेंट्स भी अगर चाहें तो इस सिचुएशन से दोबारा अपने बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं और कुछ ना कुछ तरीके किए जा सकते हैं। उसके ऊपर अभी ज़रूर बात करेंगे। जी सर। जी सर। सर आपने जो शिक्षा की धारा का यहाँ पे उल्लेख किया है सर, तो अब बच्चों को शिक्षा की इस धारा से दोबारा जोड़ने के लिए एज ए टीचर हमने सर कौन से प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जो यानी हम बोलेंगे प्रभावी स्टेप्स उठाने चाहिए जो बच्चों को इस शिक्षा प्रणाली से दोबारा जोड़ सके सर, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, टीचर्स के बारे में ऐसा कहा जाता है कि टीचर इज़ ऑलवेज टीचर। अगर वो जॉब पे है तो भी टीचर है, अगर वो रिटायर हो गए हैं तो भी टीचर है, वो घर में है तो भी टीचर है, वो स्कूल में है तो भी टीचर है, वो मार्केट में है तो भी टीचर है, वो मस्जिद में है तो भी टीचर है। तो जब हम अपने आप को टीचर कहते हैं तो हमको तो हर बच्चे में एक उम्मीद दिखाई देना चाहिए। यानी कोई बच्चे का हमसे सामना हुआ तो मैं ये नहीं तरीक़ा कहता हूँ कि हम उसको मिला तो ए बेटा तेरी पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, ए तू कुछ क्लास कर रहा है या नहीं कर रहा है, इस तरह की बातें करने के बजाय हम उन बच्चों से इनफॉर्मल वे में, नॉट फॉर्मल वे, इनफॉर्मल वे में उनसे जो है थोड़ी नज़दीकी बढ़ाएं और उनको ये बताएं कि भले से आप स्कूल नहीं जा रहे हो लेकिन आप अपनी बेसिक एजुकेशन स्टार्ट रख सकते हो। बेसिक एजुकेशन इतनी ज़रूरी है कि अगर आप स्कूल में रहते हुए भी बेसिक एजुकेशन से अपने बच्चों को दूर कर देंगे तो वो स्कूल सिस्टम का भी फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। बेसिक एजुकेशन के लिए मैं सबसे ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले ज़रूरी बात कि बच्चों को लिखना और पढ़ना आना चाहिए। जी सर। अगर किसी बच्चे को लिखना और पढ़ना आता है, चाहे वो उर्दू हो या हिंदी हो या मराठी हो या इंग्लिश हो, अगर वो कुछ छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सेंटेंस लिख सकता है, पढ़ सकता है, अगर वो वोकेबुलरी अपनी स्ट्रॉन्ग करता है, तो उसको किसी टीचर की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी ऑनलाइन सिस्टम की ज़रूरत है। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि जिन बच्चों को जहाँ भी अपनी मुलाकात होती है तो रोज़ाना 5-5 वर्ड दे दें उनको। बेटे आप है ना, हम शाम में आपसे मिलेंगे, आप हमको ये 5 वर्ड्स के स्पेलिंग याद करके बताइए, इसकी मीनिंग बताइए। मैं आपको एक चलते फिरते ऐसे ही काम दे देता हूँ कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, इसको आप 5 सेंटेंस में लिख कर लाइए। तो एक टीचर तो हर जगह टीचर होता है और वो टीचर इनफॉर्मल वे में बच्चों को ये बता सकता है कि बेटा अगर आपने अभी नहीं पढ़ा तो आपको एक ऐसी उम्र आने वाली है कि आप ये सारी पढ़ाई को चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे, इसलिए आप
जाहिर सी बात है, अभी खेल रहे हो या दीगर काम कर रहे हो तो दीगर काम में आप अपनी पढ़ाई के लिए थोड़ा सा वक्त निकालें और चलते फिरते उन बच्चों को लेकर हम ये प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं। तालीम हमारी हर हाल में जारी। कैसे कि जाहिर सी बात है, आज हम 50 बच्चों की 60 बच्चों की क्लास तो नहीं ले सकते, लेकिन अपने मोहल्ले से कम 5 बच्चों को तो हम गाइड कर सकते हैं। जी सर, सही। मेरे मोहल्ले के आसपास के 5 बच्चों को मैं लेकर बैठूंगा और उनसे थोड़ी सी हंसी खेल की बातें करूंगा और उनके बाद में थोड़ा सा उनको काम दे दूंगा। बच्चों को अच्छा लगेगा क्योंकि उनके नेचर में सीखना उनके नेचर में है। अगर हम उनको एक तरीके से सिखा सकते हैं तो मैं कहता हूं कि इस नुकसान को टीचर लोग बहुत अच्छे से दूर कर सकते हैं। ये उनको बेसिक मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टेबल्स, कुछ छोटे छोटे मामूली से छोटे फार्मूले, ये ऐसी डेली चलते फिरते वो सिखा सकते हैं और बच्चों को धारा से जोड़कर रख सकते हैं। टीचर में बहुत बड़ी कैपेसिटी होती है और टीचर हर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालने की क्षमता भी रखता है। जी सर। तो उस क्षमता को आज हमको यूज़ करना है। जी सर, जी सर। तो सर आपका ये मानना है कि इस लॉकडाउन में भी यदि हमारे बच्चे शाला से दूर भी है, फिर भी हम शिक्षक एज ए टीचर हम लोग उनसे जुड़े रहे, चाहे वो लोकल लेवल पे ही क्यों ना हो या संख्या में कम भी अगर बच्चे, तभी जुड़े रहो। सर आज हम देख रहे हैं कि शालाएँ तो बंद है, उससे क्या हुआ सर कि बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा पे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है और इस वजह से सर पालकों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सर। आपने अभी समझाया शिक्षकों ने क्या करना चाहिए, लेकिन अब पालकों की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से सर आप पालकों की जिम्मेदारी किस प्रकार से उजागर करेंगे सर, प्लीज़? देखिए, पालकों की जिम्मेदारी को उजागर करने के लिए फिर यहाँ पर थोड़ा सा टीचर्स का रोल आता है। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन ने बहुत सारे इसके ऊपर कुछ इक़दाम किए, कुछ स्टेप्स किए हैं। उसमें से एक स्टेप है तालीमी गश्त। हाँ, यानी 2 टीचर 3 टीचर मिलके और कोई समाज के कुछ जो बाअसर लोग होते हैं, इम्प्रेसिव पर्सन्स होते हैं, उनको साथ में लेकर, कुछ रिटायर्ड टीचर्स को साथ में लेकर ऐसे ही अपने मोहल्ले का सर्वे करना। और सर्वे करके एक गश्त में यानी एक राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 ऐसे घरों में बच्चों के पेरेंट्स से मुलाकात करना और उनसे हालचाल पूछकर देखना कि उनके बच्चों की एजुकेशन कैसे चल रही है। और अगर कुछ मुश्किल जाती है तो उस मुश्किल से उनको दूर करने के लिए पहले तो ये काम टीचर्स का है। और ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन के बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। अब जो पेरेंट्स तक हमारा अप्रोच होता है तो हम जनरली पेरेंट्स को ये बताते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने बच्चों का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको मेंटेन कीजिए। टाइम मैनेजमेंट को मेंटेन करना यानी पहले वो स्कूल में एक बहुत बड़ा समय बिता देते थे, आज वो 24 आवर्स आपके साथ हैं। तो आप जब खाने के लिए साथ में बैठें तब वॉच करें कि उनकी हरकतें कैसी हैं। आप जब उनके साथ दीगर वक्त गुजारते हैं तो ये वक्त गुजारने में भी आप धीरे धीरे उनके माइंड को ऐसा पॉजिटिव बनाने की कोशिश कीजिए कि अभी भी आपका जो एजुकेशन है वो रुका नहीं है, आप किसी न किसी तरीके से उसको जारी रख सकते हैं। मैं जिस एटमॉस्फेयर में रहता हूँ कामठी में, तो मैं ये देखता हूँ कि गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि किसी भी घर में ऐसी लेडी नहीं है जो 10वीं से कम पढ़ी हुई है। 10वीं से कम पढ़ी हुई लेडी किसी घर में नहीं है, बहुत ही कम, रेयर है। तो जब आपकी घर में जाहिर सी बात है जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं घर में या जो फादर्स होते हैं वो किसी न किसी काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं या बिज़ी रहते हैं। और मैंने देखा है कि माँ जितना अच्छे तरीके से बच्चे को पढ़ा सकती है, बाप उतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा सकता। तो अगर वो 10th और 12th और ग्रेजुएट है तो वो अपने बच्चों की जो मैं बेसिक एजुकेशन की बात कर रहा था, वो चलते फिरते खाना बनाते बनाते वो उसको बहुत सारे काम दे सकती है कि आज हमको हिंदी का एक पेज लिखकर चाहिए, आज मुझे इंग्लिश का एक आधा पेज लिखकर चाहिए, उर्दू का एक पेज लिखकर चाहिए, आप मुझे लिखकर बताएंगे तो फिर हम आपको एक अच्छा सा आज हम आपको मैगी बना कर देंगे, है ना, हम आपको एक अच्छा वाला शरबत बना के देंगे। इस तरह से आप मोटिवेट कर सकते हैं अपने बच्चों को। और वो जो मैं कह रहा था कि बेसिक राइटिंग यानी लैंग्वेज से रिलेटेड
और मैथ से रिलेटेड ये छोटे छोटे काम अगर हम ये बच्चों से करवा लेते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ कि वी आर बिल्डिंग द फाउंडेशन। हम फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम ये सब नहीं किया करते थे, लेकिन आज ये वक्त की ज़रूरत है, तो पेरेंट्स का रोल काफ़ी बढ़ गया है। जी सर। जी जी सर, आपने शिक्षकों तथा पालकों की जिम्मेदारियां आपने अपने दृष्टिकोण से समझा दी हमें। अब सर, विद्यार्थियों को यानी बच्चों को अपनी तालीम जारी रखना है, अपनी शिक्षा जारी रखना है, तो सर आप हमारे बच्चों को, अपने बच्चों को क्या संदेश देंगे सर, जो बच्चे अपनी शिक्षा में जारी रख सकते हैं, शिक्षा की धारा से वे कंटिन्यू जुड़ सकते हैं? प्लीज़ सर। देखिए, जब से हमारी जो बातचीत चल रही है तो ये सब कुछ स्टूडेंट्स के या बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड है, यानी सारे के सारे मुद्दे हमारे आके उन बच्चों पर ही रुकते हैं। तो जो आजकल हमारे बच्चे हैं, ये हमारे पूरी आज की बातचीत का सेंट्रल पॉइंट है ना। जी सर। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चों से ख़ास तौर से कि देखिए, आपको ये सारे सहूलियत मिली हुई है आज कि आप घर में हैं, अपने माँ बाप के प्रोटेक्शन में हैं, और आपको कहीं काम करने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, और आप इस समय को अगर अपनी एजुकेशन के लिए लगाते हैं तो इससे बढ़कर कोई यूज़ नहीं हो सकता। जब आपके स्कूल शुरू थे तो आप 4 घंटे की 5 घंटे की स्कूल किया करते थे। कभी कभी कोई बच्चे बाहर कोचिंग के लिए, ट्यूशन्स के लिए भी आते तो 2-3 घंटे उधर जाते थे। यानी आपका इतना बड़ा समय जो आज बच रहा है, बाकी की तो आप अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, आपके पास खेलने के लिए भी समय होना चाहिए, वैसे भी अभी बाहर जाने के लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो हम अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं, बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं कि हम अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाएं कि आज मुझे 5 वर्ड्स इंग्लिश के सीखना है, 5 नए शब्द मराठी के सीखना है, 5 नए शब्द हिंदी के सीखना है, 5 मुश्किल अल्फाज उर्दू के सीखना है, और उनको लिख कर देखना और उसके मीनिंग को समझना है। अब देखिए, आपको आज हम तो आज तक मोबाइल से रोकते रहे हैं, लेकिन एक ये जो मोबाइल या इंटरनेट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हमारे पास अनलिमिटेड मटेरियल मौजूद है, ज़ख़ीरा है। जी सर। और इस ज़ख़ीरे को अगर हम अभी फ़ायदा नहीं उठाएंगे और जब हमारी एज गुज़र जाती है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने अपने 10 साल से लेकर 15 साल तक के इस्तेमाल कर लिए, अपनी उम्र के 10 साल से लेकर 15 साल तक के इस्तेमाल कर लिए, वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि 15 साल बाद क्या होता है कि हमारी जो सीखने की क्षमता है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और हमारी एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाती है जिसमें बाहर की चीज़ों का असर नहीं होता। वो हम अपने ही जो हमारा मिजाज होता है उसके मुताबिक हम काम करने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चों, आपको अपनी रक्षा करना है, अपने आप को बचाना है, तो ये उम्र के 10 साल से लेकर 15 साल के दरमियान आपको अपने आप को बचाना है। तो आप ये एक छोटे छोटे टारगेट बनाइए कि इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम अपने राइटिंग स्किल्स को डेवलप करेंगे, हम अपने वोकैबुलरी को डेवलप करेंगे, हम अपना बेसिक मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे स्कूल पीरियड में आप 10-10 घंटे या 5-5 घंटे सिर्फ किताब और कॉपियों के साथ रहते थे, आज आप 2 घंटे दीजिए। जी सर। 2 घंटे की पढ़ाई अगर आप आज मन लगा के कर लेते हो, तो मैं कहता हूं कि जब दोबारा स्कूल्स ओपन होंगे तो आपका परफॉर्मेंस आपके क्लास में दूसरे बच्चों से बहुत अच्छा रहेगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूं। जी सर। अगर आपने सिर्फ 2 घंटे दे दिए, हम आपसे बच्चों ज़्यादा समय नहीं मांगते हैं, आप 2 घंटे सिंसियरली अपने आप को अपने बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए लगाइए। क्योंकि आपके माँ बाप जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो माँ बाप आपको सपोर्ट करने की एक लिमिट है। 20 साल के बाद पेरेंट्स चाहकर भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। 20 साल के बाद आपको अपनी लाइफ को खुद झेलना है। सही है। जो आपने अच्छा किया है उसके रिवार्ड्स आपको मिलना है, जो आपसे मिस्टेक्स हुई है तो उसके भुगतान आपको भुगतना है 20 साल के बाद। तो बहुत डेंजरस पीरियड चल रहा है। इस डेंजरस पीरियड में अपने आप को बचाइए, और जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है तो आप अपने लिए कीजिए।
मैं बच्चों के लिए एक उर्दू में शेर बोलना चाहूँगा अपनी बात के एंड पर। उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह यानी वो जो उक़ाब होता है जिसको शाहीन भी कहा है, जो बहुत ऊंची परवाज़ जिसकी होती है, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। तो ये वही रूह बेदार करने की कोशिश है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी इन कोशिशों को, आइटा की कोशिशों को, और हमारे पूरी सोसाइटी में जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन कोशिशों को कबूल फरमाए और हमें इस होने वाले बड़े नुकसान से बचाए। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, जो आपने अपने अनमोल शब्दों से हमें नवाजा और सही मार्गदर्शन आज जिसकी आवश्यकता है हमारे बच्चों को, हमारी शिक्षा प्रणाली को, इस विषय में शिक्षकों को, पालकों को, विद्यार्थियों को आपने एक मार्गदर्शक उपलब्ध किया है। उसके लिए मैं और हमारे दर्शक आप सब आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे कैमरामैन सोहेल अहमद सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।